हेलो स्टूडेंट, मैं अमरनैन एडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट, इस वीडियो को आप जरा भी मिस मत कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वो पढ़ते पढ़ते पता भी चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो अपने एसआई यूनिट है। पूरे फिजिक्स में आपको जितनी भी एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ज़रूर याद रखने हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मापक होता है? दूरी का, और दूरी को हम मापते हैं मीटर या किलोमीटर में। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होगा? मीटर में पूछा है, याद रखिएगा, मीटर में पूछा है, इसलिए होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना, मीटर में लिखा हुआ है। अगर किलोमीटर में लिखा होगा तो आप कैलकुलेट करके लिख देना। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। आप सभी ने प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा लेकिन पारसेक के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हम सोचते हैं प्रकाश वर्ष है, लेकिन पारसेक है। और एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो आंसर आएगा 3.26 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है क्या? एक पारसेक। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एसआई यूनिट से रिलेटेड। तो बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की शक्ति 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है, और एक जूल बराबर होता है 10 की शक्ति 7 अर्ग के। और समय की आप सभी जानते हैं एसआई यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड को हम दर्शाते हैं स्मॉल एस यानी छोटी एस से। और ताप की एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम छोटे के से दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट होती है कैडला, जिसको हम सीडी से दर्शाते हैं। पदार्थ के परिणाम की एसआई यूनिट होती है मोल, MOL से हम इसे दर्शाते हैं। विद्युत धारा की होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। आवर्ती, जो अपनी बिजली की लाइन होती है, बड़ी मोटी केबलों से जो बिजली जाती है उसको आवर्ती बोलते हैं, उसको हम हर्ट्ज में दर्शाते हैं। उसको हम हर्ट्ज, उसकी ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, जिसको हम HZ से दर्शाते हैं। चाल की है मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि कितने सेकंड में कितने मीटर ट्रैवल किया है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ऐसा यूनिट से रिलेटेड हर क्वेश्चन याद रखना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। त्वरण की क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति की क्या है? वोट या अशोक शक्ति। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्या करते हैं आपको एग्जाम में हार्ड लेवल में कंफ्यूज करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है, और आंसर में दिया होगा वोट नहीं दिया होगा, अशोक शक्ति दिया होगा, और एक दिया होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप अकेला वोट याद कर लेते हो, वाट याद कर लेते हो, तो आपको इनमें से कोई नहीं सिलेक्ट कराओगे, लेकिन अशोक शक्ति भी उसमें होता है, तो आपको अशोक शक्ति भी हाथ में याद रखना है। नेक्स्ट दाब की क्या है? पास्कल है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना। दाब की अगर अकेले की पूछा जाए तो आएगा पास्कल, और वायुमंडलीय दाब की पूछा जाए तो बार आएगा BAR से, जिसे हम दर्शाते हैं। और एक बार किसके बराबर होता है? 10 की शक्ति 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फिजिक्स में क्या होता है? दो तरह की राशि होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। वह भौतिक इकाई होती है अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो वो कौन सी इकाई है? द्रव्यमान। ये भी क्वेश्चन आया था पहले, आप याद रखिएगा, इनमें से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एक ही जगह ये लिख दिया है। द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब, ये सारी हैं अदिश राशि। इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, द्रव्यमान दिया, उसकी दिशा नहीं होती है, वह कहीं भी चले। चाल होती है, उसकी कोई दिशा जरूरी नहीं है। दूरी की कोई नहीं है, आयतन की कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन सदिश राशि क्या है? जिसमें परिणाम भी होगा और दिशा भी होगा। तो वो कौन सी होती है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भौतिकी का पिता। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आइजैक न्यूटन, जो न्यूटन है, फिजिक्स में उनका बहुत अहम रोल है। इन्होंने सबसे ज़्यादा नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा आविष्कार इन्हीं के हैं इसमें। तो भौतिकी का पिता या जनक कौन होगा? आइजैक न्यूटन। किस पुस्तक में इन्होंने गति के नियम दिए थे? तो उसको एक बुक में लिखा था इन्होंने, उसका नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने 3 नियम दिए थे, 2 नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको करा देता हूँ। प्रथम नियम है जिसको हम गैलीलियो का, आपको ऐसा पूछा जा सकता है गति का प्रथम नियम क्या है, या फिर गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम क्या है। तो दोनों एक ही चीज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम या प्रथम नियम, गति का पहला नियम, तो क्या है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, यानी कोई चीज़ अगर
ठीक खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। बल लगाकर वो परिवर्तित ना की जाए तब तक वो खड़ी रहेगी। जैसे ठहरी हुई मोटर, रेलगाड़ी एकदम मतलब वो खड़ी रहती हैं जब तक उनमें बल ना लगाया जाए। जब उनमें धक्का लगाया जाता है तो हम, जैसे किसी रेलगाड़ी या बस में बैठे हैं, वो खड़ी हुई है, जब वो स्टार्ट होकर चलती है तो एकदम से हमारा सिर पीछे की तरफ जाता है, तो ये कौन से नियम में आएगा? ये प्रथम नियम का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि उस पर जब तक कोई बल ना लगाया जाए वो परिवर्तित नहीं हुई, जब बल लगाया तो परिवर्तित हुई, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका तीसरा नियम है कि हर क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसका उदाहरण क्या है? जब भी हम बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली निकलती है तो वो झटका देती है पीछे की तरफ चलाने वाले को। तो जैसे क्रिया की उसकी एक विपरीत प्रक्रिया हमको मिली, हमें धक्का मिला, गोली आगे की तरफ गई लेकिन उसने धक्का बंदूक को पीछे की तरफ दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में पानी की ऊर्जा व चाबी में संचित ऊर्जा। जैसे बांध बना लेते हैं हम पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसमें जो ऊर्जा होती है और चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो किसका उदाहरण है? कौन सी ऊर्जा उदाहरण है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थित हुई है वो एक जगह। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है डायनेमो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊर्जा से रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलती है। जो अपनी रासायनिक ऊर्जा है, किसी भी रसायन यानी केमिकल से संबंधित जो ऊर्जा है उसको उष्मा यानी प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है। तो क्या उदाहरण है उसका? मोमबत्ती। या मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप सभी जानते हैं माइक्रोफोन आप यूज करते हैं, वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन इसका अपोजिट है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा? लाउड स्पीकर, ठीक है। हम लीड लगाते हैं, आप इसको है ना लीड से याद रखना है। जैसे ध्वनि ऊर्जा थी उसको विद्युत ऊर्जा में बदला, जो ध्वनि आ रही थी मोबाइल से, हमने वायर लगाया और अपने कानों में लगाया माइक्रोफोन, तो उसने बदला उसको विद्युत ऊर्जा में। और जब हमने जो ऑक्स बोलते हैं हम, ऑक्स से हमने लाउड स्पीकर में लगाया तो उसने क्या किया? जो विद्युत ऊर्जा थी उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। यानी हम बिजली से चलाते हैं ना लाउड स्पीकर और उसको एक ऑक्स देते हैं, तो ऑक्स ने उसको क्या बदला? ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है स्टूडेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों उदाहरण मिल सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक मतलब काम करने की ऊर्जा में बदला विद्युत मोटर ने, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला विद्युत सेल। जैसे आप सभी जानते हैं जो बिजली का सेल होता है, पंखे वगैरह मोटर वगैरह पे लगा होता है, तो वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो सितार है, ये एक संगीत का वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार क्या होगा? यानी लिफ्ट में जो स्थित चीज होगी उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब है उपग्रह से रिलेटेड, जिस उपग्रह का परिक्रमण काल यानी घूमने का जो काल होता है पृथ्वी के परिक्रमण यानी प्रक्रिया लगाने के काल के बराबर हो, उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? तो उसको भूस्थायी उपग्रह बोलते हैं। अंग्रेजी में आपको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। कौन सा उपग्रह जिसकी प्रक्रिया यानी जिसकी चक्कर लगाने की जो समय अवधि है वो पृथ्वी के बराबर होगी, तो वो होगा भूस्थायी उपग्रह यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट है भूतुल्यकालिक जियो सिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि उसने, एक साइंटिस्ट थे ऑर्थर सी क्लार्क, उन्होंने क्या किया था? एक बोला था कि जो भूतुल्यकालिक कक्षा है उसमें संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना है, वो मतलब वो स्थापित किए जा सकते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम था ऑर्थर सी क्लार्क। उन्होंने पहली बार संभावना की बात की थी सबसे पहले, तो आंसर आएगा ऑर्थर सी क्लार्क, ठीक है। उन्होंने करके नहीं दिखाया था, ये उसकी संभावना बताई थी, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने किया नहीं था, इन्होंने सिर्फ संभावना बताई थी। आगे इसका आएगा तो मैं बता दूंगा साइंटिस्ट का नाम आपको। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी वजह से, और वायुमंडलीय दाब कम होती है ऊंचाई पर जाने से, तो ऊंचे पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या आती है? कठिनाई आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, ये इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, तो वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर आएगा बैरोमीटर। अब बैरोमीटर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड है और वायुमंडल हमारे जो वायुमंडल से रिलेटेड है। तो इसमें क्या मौसमी संबंधी जो
पूर्वानुमान लगाया जाता है, यानी मौसम कैसा रहेगा, आज धूप पड़ेगी, बारिश होगी, जैसे साइंटिस्ट लगाते हैं, तो वो किससे मापते हैं, वो यंत्र का नाम है बैरोमीटर। ठीक है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक, जब अब यहाँ पे दो कंडीशन है, जो बैरोमीटर अपनी मशीन होती है मापने की, उसका पाठ्यांक यानी उसमें जो डिजिट हैं, अगर उसका पाठ्यांक होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होती है कि बारिश आएगी, बारिश की संभावना होती है। अगर वो तेजी से नीचे गिरे तो आएगी आंधी, यानी तेज तूफान या आंधी के संकेत हैं। ठीक है। आपको ये कंडीशन देके पूछ लिया जा सकता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, बारिश होगी, आंधी आएगी, तो आंसर आएगा बारिश होगी। ठीक है। अगर तेजी से नीचे गिरे तो आंधी या तूफान आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर काम करते हैं, तो पास्कल के नियम पर काम करते हैं। और हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह और हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से कंट्रोल कर लेते हैं। आप जैसे लिफ्ट का बार देखिए कैसे वो कंट्रोल कर लेते हैं। हाइड्रोलिक्स ब्रेक हैं जो बड़े बड़े ट्रक गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, जहाज़ों में भी इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो किसके नियम पर काम करते हैं, पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु किसी द्रव या पूरी आंशिक रूप में डुबोई जाती है, उस वस्तु का भार वहाँ के हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था। पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ, ये एक्चुअल चीज़ है क्या। आप कभी तालाब में या कोई टब में पानी है, उसमें कोई बॉल है, आप उसको हाथ से डुबोएंगे या कोई पत्थर आपने डुबोया, तो जितनी जगह में वो पत्थर आया वहाँ पानी नहीं रहा, पानी पत्थर के ऊपर है या नीचे है या साइड में है, तो जिस जगह पर पत्थर है वहाँ से उसने पानी हटा दिया, तो उस वस्तु का भार कितना है, जितना वहाँ से पानी हटा है वो उस वस्तु का भार है, उसके बराबर है, यानी उस वस्तु के भार के बराबर वहाँ से जितना पानी हटा है इतना ही उसका वजन है। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी को मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। ठीक है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल, देखो जो सामान्य जल का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, और D2O होता है हार्ड वाटर, जो समुद्री जल होता है। ठीक है। तो जो सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और घनत्व की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर की 3 पावर 3। ठीक है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो इसका वही है मात्रक आ गया है, तो लैक्टोमीटर, ये भी आपको याद करना है। ठीक है। मापक या मात्रक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ऐसा यूनिट से याद रखने हैं। और फिजिक्स में तीसरा है साइंटिस्ट का, और चौथा है किसी का कि कितने जूल कितने के बराबर होता है वो। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है। पृष्ठ का जो पृष्ठ तनाव होता है उसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। अब नेक्स्ट है, लालटेन या लैंप में बत्ती का ऊपर चढ़ जाना या पेड़ में पत्तियों तक। देखो ये एक फ्लो की बात हो रही है, मतलब आप लगा लीजिए कि लालटेन या लैंप अगर आपने देखा हो सकता है आप में बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उसमें जब हम उसको जलाते हैं तो तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है। आप इसको छोड़िए, आप पौधों को देखिए, जड़ों से जैसे पत्तियों तक जो लवण होते हैं ना, उसका चढ़ना, यानी वो ट्रांसफर करता है ऊपर तक, अपनी डाइट पहुँच लेता है जड़ों से, आपको सभी को पता है, और वो पत्तियों तक पहुँचती है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये केसी कतव का उदाहरण है। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल पृष्ठ को क्या कर देते हैं। देखो जब हम पानी में साबुन वगैरह डाल देते हैं या डिटर्जेंट हम जैसे कपड़े धोते हैं जिस पानी में, तो उसके पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होता है, इस वजह से जो साबुन के पानी से हम बुलबुले उड़ाते हैं, जो आपको शहरों में मिल भी जाते हैं, खिलौने वाले बेचने वाले, वो बड़े बड़े, आपने बचपन में शायद घर में भी किया होगा, तो सब क्यों होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घुलने के बाद। किसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जल का। ठीक है। नेक्स्ट है श्यानता यानी विस्कोसिटी, किसका गुण होता है, विस्कोसिटी किसमें पाई जाएगी, द्रव तथा गैसों में। किसमें नहीं पाई जाएगी अगर पूछ लिया जाए तो ठोस में विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी आप एक तरफ से मैं आपको बता दूं, ऐसा लगा दीजिए कि किसी चीज की, जैसे शहद हो गया, उसमें भी उसको विस्कोसिटी होती है उसमें, ठीक है, श्यानता होती है।
गैसें होगी आपके पास, सारी गैसों की विस्कोसिटी होती है, ठीक है, जो आसानी से घूम मतलब अंदर से जो चीज़ें हिल सकें, मतलब एक तरफ से लगा लीजिए, हम शायद में उंगली डुबो सकते हैं, पत्थर में नहीं डुबो सकते, आप इसको इस तरह से थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आदर्श तल की सेहनता होती है, जो आदर्श तल होगा, अब देखो वही बात आ गई ना, ठोस में विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक है। तो आदर्श तल मतलब, आदर्श को छोड़िए, अब तल का मतलब होता है एक पक्का फर्श मान लीजिए आदर्श तल को, तो उसकी सेहनता यानी विस्कोसिटी क्या होगी, शून्य होगी, क्योंकि वहाँ विस्कोसिटी है ही नहीं। हम उसमें ऐसे फोड़ के तो उंगली डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं डाल सकते, आप ऐसे याद रखिए, उंगली टूट जाएगी, तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, शून्य होगी। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा गाढ़ा होने पर भी तेजी से आगे बढ़ता है, क्यों, क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत उसकी अपेक्षा के अनुसार कम होता है, यानी जितना उसका घनत्व होना चाहिए उससे कम होता है, इस वजह से वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये आप हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ का घनत्व कम होगा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, एक कंडीशन है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, यानी कोई वस्तु है, आप कोई गेंद लगा लीजिए, एक जगह से हमने उसको रोड चलना शुरू किया उसने, या मतलब व्यक्ति है, हमने गेंद को रोड पे छोड़ा, तो एक समय के बाद वह पूर्व गति को दोहराती है, बार बार अपनी पिछली स्पीड पर आ जाती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन कहेंगे। बार बार उसका पहले वाली ही गति में आ जाना क्या कहलाता है, आवर्त गति, ठीक है, वो गति कहलाएगी आवर्त गति। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, चंद्रमा पर अगर हम घड़ी ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ या माध्यम ठोस द्रव गैस में संचालित होने वाली तरंगे क्या कहलाती है, यांत्रिक तरंगे। तरंगों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, आप जरूर याद कीजिएगा। ध्वनि किस तरह का उदाहरण है, जो हमें कानों में सुनाई देती है, वो ध्वनि किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किससे बनी होती है, तो फोटोन से मिलकर बनी होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो विद्युत यानी बिजली के जो चुंबक होते हैं उनकी तरंगे किससे बनी होती है, फोटोन से बनी होती है। बिजली से रिलेटेड आएगा तो आंख मीच कर आप फोटोन लगा देना, ठीक है, आंसर में कहीं पे भी है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर 4 तक, ठीक है, इनके बीच होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होगी, 10 की पावर 20 से हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 18 हर्ट्ज तक। और रेडियो की, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंने आपको पिछले ही बताया था कि किसकी कितने से कितने होती है आवृत्ति पूछी जाए, ठीक है, तो वो आंसर क्वेश्चन आता है। तो गामा की कितनी है, 10 की शक्ति 20 हर्ट्ज से 10 की शक्ति 18 हर्ट्ज तक। रेडियो की है 10 की शक्ति 10 हर्ट्ज से 10 की शक्ति 4 हर्ट्ज तक, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे की, देखो ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है, एक्सरे की कितनी है, 10 की शक्ति 18 हर्ट्ज से लेकर 10 की शक्ति 16 हर्ट्ज तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों की कितनी होती है, 10 की शक्ति 16 हर्ट्ज से लेकर 10 की शक्ति 14 हर्ट्ज तक, ठीक है। गामा किरणों की कितनी होगी, 10 की शक्ति -14 से 10 की शक्ति -10 मीटर तक, ठीक है। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। एक्सरे किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, 10 की शक्ति -10 मीटर से 10 की शक्ति -8 मीटर तक। और गामा किरणों की खोज किसने की थी, पोल विलोर्ड, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना। एक्सरे किसने की थी, रोमजान ने। पराबैंगनी किरणों की किसने की थी, जॉन रीटर ने। रेडियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी। रेडियो स्थिरता की खोज किसने की थी, बैकरल ने की थी। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने। नेक्स्ट है, दृश्य विविकर्ण की खोज, यानी जो विजुअल रेडिएशन होती है उनकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है इनको, कि
जो अश्रव्य तरंगे होती है, अश्रव्य तरंगे होती है जिनको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, उनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, या जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उनको इंफ्रासोनिक वेव हम बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कितनी श्रव्य तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता। तो मैंने आपको बताया था कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज़्यादा की ध्वनि को हमारा कान नहीं सुन सकता। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन इसी से बन गए हैं। जो श्रव्य तरंगे यानी ऑडियो बेबल वेव होती हैं, यानी मनुष्य कितनी हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है, तो वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जो ऑडियो वेबल वेव होती हैं यानी जो हमें आसानी से सुनाई दे सकती है, तो मनुष्य की कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से कम होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी, और 20,000 से ज़्यादा होगी तो भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, किन्हें कहते हैं, जिनकी आवृत्ति 20,000 से ज़्यादा हो। 20,000 से कम होगी तो क्या होगी, इंफ्रासोनिक होंगी। ठीक है। और 20,000 से ज़्यादा होंगी तो अश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा और इंफ्रा, इंफ्रा मतलब कम और अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे अल्ट्रा इमेज होती है, साइज में बोलते हैं ना, अल्ट्रा है, एचडी है, एचडी से ऊपर होता है अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा, आप ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है कितनी आवृत्ति की तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता जबकि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। वही आंसर आ गया, मनुष्य 20,000 से ऊपर की नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल ने। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती, कौन सी नहीं होती। इसके उदाहरण है कैथोड किरणें, केनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि व पराश्रव्य किरणें क्या नहीं होती, विद्युत चुंबकीय नहीं होती, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक नहीं होती। ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा भी देके पूछ लिया जा सकता है, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है और उपरोक्त सभी आएगा तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए जो पराश्रव्य ध्वनि होती क्या है। समुद्र की गहराई मापने के लिए जो तरंगे यूज की जाती हैं उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक वेव हैं वो और किस चीज़ों में काम आती है। तो पहला उनका काम है दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, गठिया रोग में इसके उपचार के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। बायोलॉजी के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर ट्यूमर पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं ध्वनि को क्या चाहिए होता है, ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि की चाल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है। जहाँ माध्यम होगा उतने ही, जितना अच्छा माध्यम होगा उतनी अच्छी उसकी स्पीड होगी। तो लोहे में कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकंड। जल में कितनी होती है, कम हो जाती है क्योंकि लिक्विड हो गया। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम, गैस में उससे कम। ठीक है। तो लोहा ठोस था उसमें ज़्यादा थी, जल में तरल आ गया, लिक्विड आ गया, कम होगी 1483 मीटर पर सेकंड। वायु में उससे कम आ गई क्योंकि गैस आ गई ना, 332 मीटर पर सेकंड। अल्कोहल यानी दारू यानी तरल में 1213 मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है कांच में। कांच भी एक माध्यम आ गया, ठोस में आ गया, तो 5640 मीटर पर सेकंड। और एल्यूमिनियम एक माध्यम है और ठोस है, तो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 6420 मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी याद रखने हैं। ठीक है। अराउंड अप में याद रख लीजिए आप, जैसे 6400 याद रख लीजिए। 2040 के तकरीबन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको 6000, 5000 ऐसे मिलेगा। ठीक है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदलती है, जबकि क्या नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है। हमने पिछले वीडियो में भी किया था। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो क्या आती है, उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है। अब नेक्स्ट है यदि मैक संख्या 5 है, 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल कहलाएगी अति प्राध्वनिक यानी हाइपरसोनिक। ठीक है। और अगर उसकी मैक संख्या 1 है तो क्या कहलाएगी, सुपरसोनिक यानी प्राध्वनिक। देखो ज़्यादा होगी तो हाइपर टेंशन बोल देते हैं हम, हाइपर हो रहा है ऐसे बोल देते हैं। हाइपर होगी तो बहुत ज़्यादा है यानी 5 है। अगर सुपरसोनिक है तो 1 है। ठीक है।
आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऊष्मा की एक कैलोरी किसके बराबर होती है, तो 4.186 जूल के बराबर होती है। ये पूछा गया था एग्जाम में पहले भी, आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऊष्मा की 1 किलो कैलोरी कितने, देखो वहाँ पे सिंपल 1 कैलोरी था, अब यहाँ पे 1 किलो कैलोरी है तो बढ़ जाएगा ये 4146 जूल। ठीक है, अपना 4 पॉइंट था, यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई हो गया 100 से, तो 4 पॉइंट था, यहाँ पे 4146 जूल हो गया। अब नेक्स्ट है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है, तो कितने कैलोरी के बराबर होता है, 252 कैलोरी के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, हार्ड लेवल ऑफ एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसी के साथ अपना ये फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट हम इसके 4-5 पार्ट और करेंगे, जिनमें आपके लगभग सारे ही क्वेश्चन जो पहले आए हैं या जो आगे आ सकते हैं वो भी कवर अप हो जाएंगे। आप तब तक इसको पढ़िए, याद रखिए, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साइंस के लिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, कोई पेड कोर्स नहीं लेना है। अगर आप इतने क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आप अच्छे नंबरों से साइंस में, कोई 1-2 हो सकता है आपको क्वेश्चन बाहर से आए, नहीं तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल, नॉर्मल और इजी लेवल तीनों तरह के क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन भी हैं जो पहले एग्जामों में आ चुके हैं। तो आप सभी का ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद सभी का।